तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है स्पेक्टर ऑफ स्टैगफ्लेशन। देखो, एक फ्रेज होती है द स्पेक्टर ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है समथिंग अनप्लेजेंट दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, कि कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट बात जो कि भविष्य में हो सकती है। एक शब्द आया है यहाँ पे स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। देखो, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जब लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, यानी कि मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल सुस्त पड़ी है, यानी कि बेरोजगारी भी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन भी बिल्कुल ठप्प पड़ गया है, और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, कीमतें हैं, उनमें भी वृद्धि देखने को मिलती है, यानी कि वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी कि एक ऐसी मंदी जिसमें हमें इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और दूसरी ओर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी पूरी तरीके से ठप्प पड़ जाती हैं, यानी कि उत्पादन भी बिल्कुल एक तरीके से ठप्प पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। तो कुल मिला के ये जो स्टैगफ्लेशन की स्थिति है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, वो एक बहुत ही बुरी स्थिति है। तो इसी बुरी स्थिति के होने के चांसेस हैं, इसके लिए कहा गया है द स्पेक्टर ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो याद रखना, स्पेक्टर ऑफ समथिंग इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट चीज़ जो कि भविष्य में घटित हो सकती है। तो यहाँ हमें लग रहा है, यहाँ चांसेस बन रहे हैं, भारत के संबंध में हम बात कर रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति निर्मित हो सकती है। हायर क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जो पैसे उधार लिए जाते हैं या जो लोन लिया जाता है, उस लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो अगर इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, हायर क्रेडिट कॉस्ट। में फर्दर डैम्पन कंजम्पशन। अब देखो, कोई भी बिज़नेस चलाया जाता है, कोई भी व्यवसाय चलाया जाता है, तो उसके लिए आपको पूंजी चाहिए। तो पूंजी के लिए आपने लोन लिया। अब जो लोन है वो अगर आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि अधिकतर जो निवेशक हैं वे लोन नहीं लेंगे या फिर कम लेंगे। जब लोन कम लिया जाएगा तो उससे क्या होगा, जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, एक तरीके से उसमें क्या होगी, कमी आएगी, है ना। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि हायर क्रेडिट कॉस्ट में फर्दर का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना किसी चीज़ को, डैम्पन कंजम्पशन, कि अगर जो क्रेडिट कॉस्ट है उसको और हाई किया जाता है तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है, अल्टीमेटली जो उपभोग है उसमें कमी आ सकती है। और पढ़ते हैं और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। द लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, कि अभी हाल ही में वैश्विक रूप से जो भी फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, है ना, जो भी आर्थिक परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, एंड रिसेंट इकोनॉमिक डेटा इन इंडिया, और अभी हाल ही के जो आर्थिक आंकड़े हैं भारत के संबंध में, तो ये क्या बताते हैं, आर टुगेदर रेजिंग फियर्स। रेज का मतलब है और किसी चीज़ को बढ़ा देना, आर टुगेदर रेजिंग फियर्स। तो कुल मिला के जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, इसके अलावा हाल ही में भारत के संबंध में जो आर्थिक आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, ये फियर्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि और डर जो है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या, किस तरह के फियर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दैट सेवरल मेजर इकोनॉमीज़ वर्ल्ड वाइड, सेवरल का मतलब है कई, मेजर इकोनॉमीज़ का मतलब है बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, वर्ल्ड वाइड का मतलब है विश्व भर में,
इंक्लूडिंग इंडियास। तो ये जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं इनमें हम भारत को भी इंक्लूड कर लें तो कुल मिला के इस तरह के डर जो हैं वे बढ़ते जा रहे हैं कि ये जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं में भी शायद हेडेड 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 का मतलब है किसी पर्टिकुलर दिशा की ओर बढ़ना। हेडेड फॉर अ स्पेल, स्पेल का मतलब होता है अवधि, टाइम पीरियड ऑफ डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग का मतलब है कमज़ोर करने वाला, स्टैगफ्लेशन। तो कुल मिला के ये जो आर्थिक आंकड़े हैं भारत के संबंध में भी और वैश्विक रूप से भी, तो ये जो आंकड़े हैं ये इस बात का संकेत करते हैं कि जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें इंडिया भी शामिल है, ये शायद कमज़ोर करने वाले स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। मे बी हेडेड, है ना, शायद कि ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये किस ओर जा रही हैं कि आगे आने वाले समय में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है, एक स्पेल देखने को मिल सकता है, एक अवधि देखने को मिल सकती है कि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो स्टैगफ्लेशन का शिकार हो सकती हैं। और ये जो स्टैगफ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति होती है ये एक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने वाली होती है। लास्ट वीक्स रिटेल इन्फ्लेशन, कि पिछले सप्ताह के, रिटेल का मतलब होता है खुदरा क्षेत्र की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, महंगाई। तो पिछले सप्ताह की खुदरा क्षेत्र की मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो कितनी रीडिंग हमें देखने को मिली फॉर फरवरी फ्रॉम इंडियाज़ NSO। इंडियाज़ NSO, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि भारत के जो सांख्यिकी ऑफिस से जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए, ठीक है, तो वे आंकड़े हमें क्या बताते हैं एट, तो यहाँ पे लास्ट वीक्स रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग फॉर फरवरी फ्रॉम इंडियाज़ NSO एट 6.44%। तो कुल मिला के ये जो पिछले सप्ताह की जो रीडिंग हमें देखने को मिली वो कितनी देखने को मिली 6.44%। क्लियरली बिलाए, देखो बिलाई का मतलब होता है झुटलाना, किसी चीज़ को झूठा साबित करना। द RBI's मोस्ट रिसेंट फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना, भविष्य का, एक तरीके से भविष्य के बारे में बताना किसी चीज़ को। तो देखो RBI ने अभी हाल ही में क्या किया था, फोरकास्ट किया था, प्रेडिक्ट किया था फॉर Q4 इन्फ्लेशन, कि जो चौथा क्वार्टर है उसमें महंगाई कितनी देखने को मिलेगी 5.7% देखने को मिलेगी। देखो RBI ने ये प्रेडिक्शन किया था अभी हाल ही में कि जो चौथा क्वार्टर है उसमें महंगाई देखने को मिलेगी कितनी, ओवरऑल चौथे क्वार्टर में महंगाई रहेगी 5.7%। और यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि लास्ट वीक रिटेल इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, फॉर फरवरी की अगर हम बात करें तो इसके जो लास्ट वीक का रिटेल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है वो प्राप्त हुआ है 6.44%। तो ये जो रीडिंग है 6.44% की, ये स्पष्ट रूप से झूठा साबित करती है किस चीज़ को, RBI के फोरकास्ट को। क्या फोरकास्ट किया गया था RBI के द्वारा अभी हाल ही में, RBI ने फोरकास्ट किया था, प्रेडिक्ट किया था कि ओवरऑल चौथे क्वार्टर में इन्फ्लेशन जो है 5.7% देखने को मिलेगी। अब देखो आगे एक चीज़ को और समझना, विद जनवरी हैविंग लॉग्ड का मतलब है कि ये दर्ज करने के बाद, यानी कि जनवरी में हमें क्या देखने को मिला, हैविंग लॉग्ड CPI बेस्ड प्राइस गेंस ऑफ 6.52%, यानी कि जनवरी में अगर हम बात करें तो हमें इन्फ्लेशन कितनी देखने को मिली है 6.52%। यहाँ पे ये जो बात करें ना हम हैविंग लॉग्ड CPI बेस्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको कहा गया है CPI बेस्ड प्राइस गेन का मतलब है यहाँ पे कि भाई कितनी ज़्यादा कीमतों में वृद्धि देखने को मिली, यानी कि इन्फ्लेशन कितनी देखने को मिली। तो जनवरी में जो इन्फ्लेशन दर्ज की गई वो थी 6.52%, ठीक है। दूसरी बात, फरवरी के लास्ट वीक में जो इन्फ्लेशन दर्ज की गई वो है 6.44%। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि जनवरी, फरवरी और अब ये मार्च चल रहा है, ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं इस क्वार्टर में
लगातार महंगाई हमें 6% से ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। तो अब ये आरबीआई ने जो प्रेडिक्शन किया है कि इस चौथे क्वार्टर में महंगाई 5.7% रहेगी, तो ये बात तो बिल्कुल जो है झूठी साबित हो रही है, ठीक है ना, ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब देखो, आरबीआई ने क्वार्टर फोर्थ के बारे में ये जो प्रेडिक्शन किया है, क्या कि भाई क्वार्टर फोर्थ में हमें ओवरऑल महंगाई देखने को मिलेगी 5.7%। ये तब संभव है, प्राइसेस विल हैव टू सॉफन सो शार्पली का मतलब है इतना ज़्यादा तीव्र रूप से, इन मार्च, यानी कि मार्च के महीने में जो कीमतें हैं उन्हें इतना तीव्र रूप से कम होना होगा, एज टू ड्रैग का मतलब है किसी चीज़ को घसीटना, उसे और नीचे लाना, द हेडलाइन नंबर डाउन बाय मोर देन 230 basis points to about 4.1% फॉर द RBI's प्रोजेक्शन का मतलब है जो आकलन आपने किया है, भविष्य के संबंध में जो आकलन, जो प्रेडिक्शन आपने किया है, उसको कहा गया है प्रोजेक्शन। टू कम ट्रू का मतलब है सच साबित होने के लिए। तो देखो, आरबीआई ने जो प्रेडिक्शन किया है कि चौथे क्वार्टर में इन्फ्लेशन 5.7% रहेगी, तो आरबीआई का ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो फोरकास्ट है, ये सही साबित हो, इसके लिए ज़रूरी है कि मार्च के महीने में इन्फ्लेशन हमें 4.1% देखने को मिले। यानी कि अगर मार्च के महीने में 230 बेसिस पॉइंट से नीचे, मार्च के महीने में जो इन्फ्लेशन है उसमें अगर 230 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की कमी आती है, तब जाके ओवरऑल जो इन्फ्लेशन फिगर है हमारा वो हमें देखने को मिलेगा 5.7% के आसपास, है ना, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। लुक, है ना, तो यही बात यहाँ पे यही कह गई है ना, कि यहाँ से लेके ये जो बात कही गई ना कि भाई कीमतों को कुल मिला के जनवरी में भी हमें प्राइस गेन कितना देखने को मिला, 6.52% देखने को मिला। आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि इस चौथे क्वार्टर में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी 5.7%। तो आरबीआई का ये जो प्रोजेक्शन है ये सच साबित हो, इसके लिए कीमतों को कितना ज़्यादा कम होना होगा, कीमतों को इतना तीव्र रूप से कम होना होगा मार्च के महीने में कि जो टोटल आपका इन्फ्लेशन का फिगर है वो 230 बेसिस पॉइंट्स नीचे चला जाए। यानी कि मार्च में अगर इन्फ्लेशन 4.1% के आसपास रहती है, तब जाके आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है वो सच साबित हो सकता है। अ लुक एट द कंपोनेंट्स ड्राइविंग, कंपोनेंट्स का मतलब हो गया घटक, तत्व, फैक्टर्स ड्राइविंग इन्फ्लेशन। अगर हम एक नज़र डालें उन तत्वों पे जो कि इन्फ्लेशन को चला रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं, तो ये लुक जो है वो लुक इस बात को दिखाता है। देखो यहाँ पे शो में SES लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट है लुक। इस लुक को फॉलो किया है शो वर्ब ने, है ना। तो लुक शोज दैट कोर इन्फ्लेशन, यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर हम प्रमुख रूप से बात करें कि भाई इन्फ्लेशन के लिए वे कंपोनेंट्स जो कि प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं, विच स्ट्रिप समथिंग आउट, इसका मतलब है कि भाई इस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, यानी कि इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इस फैक्ट को हम कंसीडर नहीं कर रहे। विच स्ट्रिप्स आउट द इम्पैक्ट का मतलब हो गया प्रभाव ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। अब देखो, अगर हम बात करें कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो किन तत्वों के कारण बढ़ रही है, इस पे अगर हम एक नज़र डालें, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फूड और फ्यूल प्राइसेस का जो प्रभाव है उसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं ना, इसको छोड़ रहे हैं हम। स्टिल रिमेन्स, तो कुल मिला के जो फूड और फ्यूल प्राइसेस हैं इनसे जुड़ा हुआ जो इम्पैक्ट है, इसे अगर हम काउंट ना करें तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि तब भी जो कोर इन्फ्लेशन है स्टिल रिमेन्स, बना हुआ है, स्टक का मतलब है एक जगह बने रहना, है ना, लगातार, कि न तो आप वहाँ से हट नहीं रहे, मतलब उसी जगह पे बने हुए हो, एट
6.2% फॉर अ थर्ड स्ट्रेट मंथ। यानी कि लगातार तीसरे महीने में हम ये देख रहे हैं कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो लगातार क्या बनी हुई है, रिमेंस है ना, वहीं पे है, कितनी, 6.2% के आसपास वो बनी हुई है। और ध्यान रखना, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं कोर इन्फ्लेशन की ना, हम उन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो यहाँ पे हमने फूड और फ्यूल को इग्नोर कर दिया है ना, इसको हमने कंसिडर नहीं किया है। एंड कंटिन्यूज टू हॉवर, ऑलमोस्ट, हॉवर का मतलब होता है मंडराना। और अभी भी ये जो इन्फ्लेशन है, तो हम क्या देख रहे हैं कि लगातार 3 महीनों से 6.2% के आसपास बनी हुई है। एंड कंटिन्यूज टू हॉवर ऑलमोस्ट एट और अबव द 6% लेवल सिंस मई 2021। मई 2021 से अगर हम बात करें तो लगातार या तो 6% या 6% के आसपास ही महंगाई मंडरा रही है। यानी कि महंगाई लगातार 6% या उससे अधिक लेवल के आसपास ही बनी हुई है। दैट, देखो कोई भी सेंटेंस जब दैट से शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली का मतलब है लगातार, एलिवेटेड का मतलब है कि भाई, एलिवेटेड का मतलब है ऊपर बने रहना, यानी कि एक तरीके से उसमें कमी नहीं आ रही। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद। तो यह बात कि कोर इन्फ्लेशन यानी कि जो मुख्य रूप से महंगाई की अगर हम बात करें वो बनी हुई है, लगातार महंगाई जो है आप कह सकते हो कि ऊपर बनी हुई है, यानी कि एकदम 6% या उससे ज़्यादा बनी हुई है, एलिवेटेड। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद। द आरबीआई हैविंग रेज्ड, देखो हैविंग के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो इसका मतलब है इस काम को ये काम आपने कंप्लीट कर दिया है। जैसे आप बोलते हो हैविंग टेकन माई डिनर आई स्टार्टेड वॉचिंग मूवी, कि भाई मेरा डिनर लेने के बाद में मैंने मूवी देखना शुरू कर दिया है ना, तो कोई काम करने के बाद। तो हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो लगातार हाई लेवल पे बनी हुई है, वो लगातार एलिवेटेड है, डेस्पाइट, के बावजूद, यानी कि आरबीआई के प्रयास के बावजूद। क्या आरबीआई ने प्रयास किए हैं? हैविंग रेज, रेज का मतलब है और बढ़ा देना, हैविंग रेज्ड इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से मतलब है जो आरबीआई की स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट होती है, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको बढ़ा देने के बावजूद बाय 250 बेसिस पॉइंट्स सिंस लास्ट में, यानी कि पिछली मई से लेकर अब तक आरबीआई की जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है उनको आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा दिया है। और इसके बावजूद भी इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हो रही, लगातार एलिवेटेड बनी हुई है। तो ये तथ्य किस बात को दर्शाता है? रिवील्स, ये तथ्य इस बात को दर्शाता है कि द डिफ़िकल्टी, कि देखो आरबीआई को कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। द डिफ़िकल्टी मॉनेटरी अथॉरिटीज़, कि मौद्रिक नीति से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारी हैं, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खास करके आरबीआई की, कि कुल मिला के 250 बेसिस पॉइंट्स जो है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही। तो इससे ये पता चलता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। द डिफ़िकल्टीज, रिवील का मतलब है इस बात का खुलासा करना, इस चीज़ को दर्शाना। द डिफ़िकल्टी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ आर फेसिंग, कि भाई मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको सामना करना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी का। इन टैंपिंग डाउन, टैंप डाउन का मतलब होता है कम करना, ऑन प्राइस गेन, यानी कि कीमतों में जो गेन हो रहा है, कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसको कम करने के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों का सामना मॉनेटरी अथॉरिटीज़ को करना पड़ रहा है। इस बात का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि लगातार 250 बेसिस पॉइंट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को कम कर देने के बावजूद भी जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी एलिवेटेड बनी हुई है, यानी कि अभी भी हाई बनी हुई है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, आर फेसिंग इन
टैंपिंग डाउन ऑन प्राइस गेन्स बाय इंक्रीजिंग क्रेडिट कॉस्ट। तो देखो आरबीआई लगातार क्या कर रही है ना, जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी से वे क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग है ना, लगातार बढ़ा रहे हैं किस चीज़ को, क्रेडिट कॉस्ट को, यानी कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट को लगातार बढ़ाया जा रहा है बाय इंक्रीज। लेकिन अब इसका परिणाम और क्या हो सकता है, सो एज टू है ना का, ताकि डैम्पन डिमांड। अब देखो लगातार अगर आप क्रेडिट कॉस्ट को बढ़ाते हो तो उससे खतरा बढ़ जाता है क्या, डैम्पन का मतलब है कमी आना, अब उससे फिर डिमांड जो है कम हो सकती है। कुल मिला के अगर क्रेडिट कॉस्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, इसका मतलब है कि लोगों के हाथ में फिर पैसा कम जाना चालू हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। जब इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा दिया तो लोग जो है लोन कम लेंगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड गिर जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तरीके से जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने चुनौती बहुत ज़्यादा है कि अगर और ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट को इंक्रीज़ किया जाता है तो फिर जो डिमांड है उसके गिरने का खतरा है। गवर्नर शक्तिकांत दास एंड द आरबीआई's टू अदर मेंबर्स ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, इसके अलावा आरबीआई के जो अन्य 2 सदस्य हैं, ऑल साइटेड का मतलब होता है कि इस चीज़ को उद्धृत करना, उसका हवाला देना, उसका उल्लेख करना, द वरिंग परसिस्टेंट। तो कुल मिला के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, इसके अलावा आरबीआई के 2 अन्य जो मेंबर्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, किस बात का, द वरिंग का मतलब है चिंताजनक, परसिस्टेंस का मतलब है लगातार किसी चीज़ का बने रहना, ऑफ कोर इन्फ्लेशन एट देयर लास्ट पॉलिसी मीटिंग इन फरवरी एज जस्टिफिकेशन। देखो जस्टिफिकेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण, फॉर डिसाइडिंग टू कंटिन्यू टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो कुल मिला के फाइनली हमें क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हैं इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, किस बात का, कि भाई चिंता जताई है इन्होंने ना, द वरिंग परसिस्टेंस ऑफ कोर इन्फ्लेशन, कि चिंताजनक रूप से कोर इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बनी हुई है, ठीक है ना, एट देयर लास्ट पॉलिसी मीटिंग इन फरवरी, यानी कि फरवरी में इनकी मॉनेटरी पॉलिसी की जो लास्ट मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की, किस बात पे, कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बनी हुई है। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया इस बात को डिसाइड करने के लिए, यानी कि मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने कहा कि भाई ज़रूरी है क्या, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उनको और ज़्यादा टाइट किया जाए। आगे देखते हैं, क्वियरिंग द पिच फर्दर इज प्राइस गेन्स अक्रॉस द फूड बास्केट। अब देखो यहाँ पे एक और शब्द आया है, क्वियरिंग द पिच। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना, जैसे कोई भी आपका प्लान है उस प्लान को और ख़राब कर देना, उसे और ज़्यादा बिगाड़ देना। क्वियरिंग द पिच फर्दर इज, अब ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बनी हुई है, इस इन्फ्लेशन को, यानी कि जो आर्थिक परिस्थिति पहले से ही ख़राब है इसे और ज़्यादा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं क्या चीज़ें, प्राइस गेन्स अक्रॉस द फूड बास्केट। फूड बास्केट में आ गई आपकी जो भी खाद्य चीज़ें हैं ना, एक तरीके से जो आपके अनाज वगैरह हैं या जो भी खाद्य वस्तुएं हैं वो सारी आ गई फूड बास्केट में। तो कुल मिला के ऑलरेडी परिस्थितियाँ खराब हैं, इनको और ज़्यादा बिगाड़ने का काम कर रही है हमारी फूड बास्केट जो है, यानी कि जो भी आपके फूड आइटम्स हैं उनमें भी लगातार कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो हमारी जो फूड बास्केट है टू, ये भी शोइंग प्रदर्शित कर रही है डिसकंसर्टिंग ट्रेंड, है ना। डिसकंसर्टिंग का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरीके से चिंताजनक। तो फूड बास्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमें चिंताजनक पैटर्न देखने को मिल रहा है, चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ भी लगातार प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, अ
मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है मामूली, डिसेलरेशन का मतलब होता है कमी आना, ऑफ 5 बेसिस पॉइंट्स लास्ट मंथ इन द कंपोजिट फूड प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंपोजिट फूड प्राइस इंडेक्स कि ये जो FPI है, फूड प्राइस इंडेक्स हैं, इसको जो फूड निर्मित करते हैं यानी कि जो भी इसके घटक हैं, तो कुल मिला के फूड प्राइस इंडेक्स लास्ट मंथ का ये बताता है कि एक मामूली कमी देखने को मिली हमें जो फूड आइटम्स हैं उनमें, कितनी, मात्र 5 बेसिस पॉइंट की। तो ये 5 बेसिस पॉइंट की कमी आना कोई कमी नहीं कही जा सकती, बहुत ही मामूली कमी है, बिल्कुल मामूली सी कमी है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो फूड आइटम्स हैं उनमें भी लगातार प्राइस गेन देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के ऑलरेडी परिस्थितियाँ ख़राब हैं और यहाँ पे जो फूड आइटम्स हैं इनकी कीमतें भी लगातार बढ़ी हुई हैं। तो ओवरऑल पूरा की पूरा मामला ही आप कह सकते हो कि निगेटिव है। प्राइसेस ऑफ 4 की कैटेगरीज इन द फूड बास्केट, प्राइसेस ऑफ 4 की कैटेगरीज यानी कि 4 प्रमुख कैटेगरी की अगर हम बात करें, यानी कि 4 आप फूड आइटम्स की बात करो जो कि फूड बास्केट में आते हैं, दैट टुगेदर अकाउंट फॉर का मतलब है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होना, यानी कि 4 वो कैटेगरीज जो कि निर्मित करती हैं किस चीज़ को, मोर देन अ फिफ्थ ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये जो CPI है इसका 1/5 जो है वो 4 कैटेगरीज से निर्मित होता है ना। उन 4 कैटेगरीज की अगर हम बात करें, कंटिन्यूड टू रजिस्टर, तो ये जो 4 कैटेगरी हैं लगातार दर्ज कर रही हैं क्या, सिग्निफिकेंटली हाई ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, यानी कि इन 4 कैटेगरी की हम बात करें, ये 4 कैटेगरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 1/5 यानी कि 20% जो है CPI का इन 4 कैटेगरीज़ के द्वारा निर्मित किया जाता है। और इन 4 कैटेगरीज़ में लगातार हम क्या देख रहे हैं, अगर पिछले साल से हम तुलना करें, ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है पिछले साल से अगर हम तुलना करें, तो ईयर ऑन ईयर इसमें हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है, महंगाई देखने को मिली है, एज वेल एज साथ ही साथ सीक्वेंशियल हार्डनिंग, हार्डनिंग का मतलब है और ज़्यादा टाइट हो जाना यानी कि और ज़्यादा बढ़ जाना, सीक्वेंशियल का मतलब होता है मंथ ऑन मंथ। तो कुल मिला के साल दर साल भी वृद्धि देखने को मिली है, और मंथ ऑन मंथ की बात करें यानी कि पिछले महीने से इस महीने की तुलना करें तो भी लगातार हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। इफ़ द की स्टेपल, यहाँ पे स्टेपल से मतलब है मुख्य, ऑफ सीरियल्स का मतलब है अनाज, एंड प्रोडक्ट्स सा इन्फ्लेशन, एक्सेलरेट का मतलब है और बढ़ जाना, टू 16.7% इन फरवरी में हमें क्या देखने को मिला कि जो प्रमुख अनाज हैं या प्रमुख अनाज से संबंधित अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें महंगाई देखी गई, यानी कि महंगाई और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई और ज़्यादा बढ़ गई, कितनी, 16.7% इन फरवरी में। द हेडलाइन रीडिंग फॉर मिल्क एंड प्रोडक्ट्स क्विकन, यहाँ पे क्विकन का मतलब है और ज़्यादा तेजी आना, टू 9.65%। दूध और दूध से संबंधित जो अन्य उत्पाद हैं उनमें कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखी गई, 9.65% की। दैट फॉर फ्रूट्स सर्ज का मतलब है यहाँ पे बढ़ोतरी होना, टू 6.38%। और यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो उनमें कितनी बढ़ोतरी देखी गई, 6.38% की। फ्रॉम जनवरी 2.93%, देखो जनवरी में 2.93% थी रीडिंग, है ना, फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं, वो रीडिंग कितनी हो गई फरवरी में, 6.38%। विथ ओनली द रीडिंग फॉर स्पाइसेस का मतलब है यहाँ पे मसाले, स्लो का मतलब है कमी आना, अ टैड, टैड का मतलब होता है टू अ स्मॉल एक्सटेंट, है ना, समवाट कुछ हद तक, टू 20.2% फ्रॉम 21.1%। तो सिर्फ मसाले जो कैटेगरी है, सिर्फ मसालों में हमें क्या देखने को मिला, मार्जिनल कमी देखने को मिली, यानी कि जनवरी में एक तरीके से आप कह सकते हो कि 21.1% थी मसालों की रीडिंग,
तो फरवरी में 20.2% देखने को मिली। तो थोड़ी सी कमी आप कह सकते हो कि मसालों में देखने को मिली। इसके अलावा फ्रूट्स, मिल्क और जो अनाज है, इन तीनों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। विथ द प्रेडिक्शन ऑफ अ लाइकली एल नीनो दिस ईयर। प्रेडिक्शन का मतलब है किसी चीज़ का फोरकास्ट करना, उसकी भविष्यवाणी कर देना या पहले से बता देना उसके बारे में। लाइकली का मतलब है चांसेस हैं, संभावना है। एल नीनो, देखो एल नीनो का मतलब क्या होता है? एल नीनो का मतलब होता है जो समुद्र की सतह का टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना, खास करके जो पैसिफिक ओशियन है ना, जो हमारा प्रशांत महासागर है, इसकी जो समुद्री सतह है उसका तापमान बढ़ जाना। इसके तापमान बढ़ जाने के कई नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एल नीनो इफ़ेक्ट। तो इस बार एल नीनो इफ़ेक्ट के चांसेस हैं, है ना, इस साल जो है चांसेस हैं कि हमें एल नीनो के नेगेटिव इफ़ेक्ट भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए द आउटलुक का मतलब हो गया सीनेरियो, परिदृश्य, नज़ारा फॉर फूड प्राइसेस इज हार्डली रीएश्योरिंग। तो कुल मिला के एल नीनो के चांसेस को ध्यान में रखते हुए फूड प्राइसेस से जुड़ा हुआ जो परिदृश्य है वो मुश्किल से रीअश्योरिंग है। रीअश्योरिंग का मतलब है आश्वस्त करने वाला है ना। तो कुल मिला के आगे आने वाले भविष्य में भी फूड प्राइसेस जो हैं उनकी कीमतें कम होंगी ऐसा लगता नहीं है। वाइल पॉलिसी मेकर्स विल, जबकि जो नीति निर्माता हैं, विल देयरफॉर नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन कंटेनिंग। कंटेन का मतलब है यहाँ पे नियंत्रित करना इन्फ्लेशन। जबकि हम क्या देखते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बात की ज़रूरत होगी कि वे लगातार फोकस्ड बने रहें, यानी कि अपना ध्यान इस चीज़ पे बनाए रखें। किस चीज़ पे? ऑन कंटेनिंग इन्फ्लेशन, की जो महंगाई है उसको नियंत्रित करने पे लगातार अपना ध्यान पॉलिसी मेकर्स बनाए रखें। द राइजिंग अनसर्टेनिटी, राइजिंग का मतलब है बढ़ती हुई, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, अबाउट द ग्रोथ मोमेंटम, कि आर्थिक वृद्धि जो है हमारी, मोमेंटम का मतलब हो गया चाल, कि जो ग्रोथ की जो चाल है उसमें जो अनिश्चितता बनी हुई है और ये अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। द राइजिंग अनसर्टेनिटी अबाउट द ग्रोथ मोमेंटम सस्टेनिंग का मतलब है लगातार बने रहना, किसी चीज़ का कायम रहना। इन द फेस ऑफ का मतलब है व्हेन कन्फ्रंटेड विथ, यानी कि जब आप किसी चीज़ का सामना करते हो। द हाइटन्ड रिस्क ऑफ अ रिसेशन, यानी कि खतरे हमें और भी देखने को मिल रहे हैं। ये खतरे, बढ़े हुए खतरे, किस चीज़ से जुड़े हुए खतरे हमें देखने को मिल रहे हैं? रिसेशन, मंदी से जुड़े हुए हमें खतरे देखने को मिल रहे हैं। इन एडवांस्ड इकोनॉमीज़, यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें मंदी के खतरे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इन मंदी के खतरों का सामना करते हुए, इन मंदी के खतरों को देखते हुए भारत के संबंध में अगर हम बात करें, ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखना जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत ही कठिन काम है। यानी कि ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने में हमें बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है। रेज का मतलब है और उठाना। रेजेस द रिस्क दैट हायर क्रेडिट कॉस्ट। तो कुल मिला के इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर क्रेडिट कॉस्ट जो है उसको और ज़्यादा हाई किया जाता है तो क्या हो सकता है, में फर्दर डैम्पन कंजम्पशन, इसके माध्यम से ये हो सकता है, फर्दर का मतलब है और ऐड करते हुए, डैम्पन का मतलब है कमी आना, कंजम्पशन की उपभोग में और ज़्यादा कमी आ सकती है। अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा एक सेंटेंस है आपका, है ना, और इस सेंटेंस में कई बातें जो हैं उनको ऐड कर दिया गया है। अब इनको आप अगर धीरे धीरे टुकड़े में तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। तो कुल मिला के वाइल पॉलिसी मेकर्स विल, जबकि हम ये देखते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरत होगी कि वे इस बात पे अपना ध्यान केंद्रित रखें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे वे जो है
फोकस्ड बने रहें, लेकिन जो लगातार बढ़ती हुई अनिश्चितता है ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन, देखो हम क्या चाहते हैं कि जो ग्रोथ मोमेंटम है यानी कि जो वृद्धि हो रही है वो सस्टेन करे, जो भी ग्रोथ देखने को मिल रही है वो बनी रहे, वो सस्टेन करे। लेकिन ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन करे इससे संबंधित अनसर्टेनिटी ज़्यादा नज़र आती है। मैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता ज़्यादा दिखाई देती है। वो इसलिए दिखाई देती है इन द फेस ऑफ, कि जब आप इस चीज़ से टकराते हो, जब आप इस चीज़ का सामना करते हो, किस चीज़ का, कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनमें खतरे बढ़ गए हैं। किस चीज़ के, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के इस फैक्टर को अगर हम ध्यान में रखें, रेजेज, तो यहाँ भी रेज का मतलब है और उठाना, किसी चीज़ को और बढ़ाना। द रिस्क, तो यहाँ भारत के संबंध में ये रिस्क बढ़ जाता है कि अगर क्रेडिट कॉस्ट को और ज़्यादा हाई किया जाता है तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है कि जो फाइनल उपभोग है उस उपभोग में कमी आ सकती है। येट फिर भी फेल्यूर टू एंजेंडर इंड्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, यहाँ पे इंजेंडर का मतलब है एक तरीके से क्रिएट करना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ को जन्म देना। इंड्योरिंग का मतलब है टिकाऊ, लेकिन टिकाऊ प्राइस स्टेबिलिटी को अगर क्रिएट नहीं किया जाता, अगर हम इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, यहाँ पे इंजेंडर का मतलब है क्रिएट करना, कि हम एक टिकाऊ प्राइस स्टेबिलिटी को क्रिएट नहीं कर पाते तो क्या हो सकता है, कुड यहाँ पे आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। लीड टू का मतलब है कारण बनना, स्टैगफ्लेशन। तो कुल मिला के अगर इंड्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी को क्रिएट करने में हम नाकाम हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट हो सकता है स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टैगफ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन का ज़्यादा होना, बेरोजगारी का ज़्यादा होना और प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ठप पड़ जाना। अनलेस सप्लाई साइड मेजर्स सच एज जीएसटी रैशनलाइजेशन, देखो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है तर्क संगत ढंग से किसी चीज़ को पुनर्गठित करना। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। अनलेस, जब तक कि सप्लाई साइड मेजर्स का मतलब यहाँ पे उपाय, कि सप्लाई साइड से जुड़े हुए जो उपाय हैं जैसे कि जीएसटी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना एंड फ्यूल प्राइस कट्स, फ्यूल प्राइस जो है उसमें कटौती करना, अगर ये नहीं किया जाता, यानी कि जीएसटी रैशनलाइजेशन नहीं किया जाता, फ्यूल प्राइस कट नहीं किया जाता, आर एक्सपेडाइटेड। एक्सपेडाइट का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना, एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, उसे और ज़्यादा बढ़ा देना। यानी कि जीएसटी रैशनलाइजेशन को हम नहीं करते, यानी कि जीएसटी को और ज़्यादा इफेक्टिव अगर हम नहीं बनाते, उसमें उसको और पुनर्गठित नहीं करते लॉजिकल रूप से, इसके अलावा फ्यूल प्राइस में कटौती नहीं की जाती, जब तक इनको एक्सपेडाइट नहीं किया जाता, इनको बढ़ाया नहीं जाता, तो द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक, देखो अर्थव्यवस्था के दो पहलू होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है स्थूल। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई व्यापक घटनाएं, यानी कि अर्थव्यवस्था के आप कह सकते हो जो व्यापक पहलू हैं उनको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के जब तक हम ये चेंजेस नहीं करते, यानी कि जीएसटी को रैशनलाइज करना और फ्यूल प्राइस में कटौती करना, तो जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है, आउटलुक का मतलब हो गया परिदृश्य, नज़ारा, अपीयर्स प्रतीत होता है, वरिंग चिंताजनक, यानी कि जब तक जीएसटी रैशनलाइजेशन और फ्यूल प्राइस कट जो है इसको हम एक्सपेडाइट नहीं करते, इसमें हम शीघ्रता नहीं करते, तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य जो है वह चिंताजनक प्रतीत होता है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।